अच्छा, आप जरा सा आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा। आइए ज़रा सर, एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा आज की तारीख में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा क्या है। द बिग डाटा इज बीइंग लेवरेज्ड इन द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इनहांस डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। क्या मतलब हुआ सर इसका कि जब हम बिग डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे पास वेरियस सेक्टर्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन आ रही होती हैं। अब वो देखते हैं कि वो वेरियस सेक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले हेल्थ केयर। अच्छा, जब भी मैंने आपको कहा कि हेल्थ केयर वर्ड इस्तेमाल होगा तो वी विल बी रेफरिंग टू, और हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी, हॉस्पिटल सेक्टर्स आ रहे होंगे, फार्मा सेक्टर्स आ रहे होंगे। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो आगा खान, लियाकत, नेशनल, जिना, साउथ सिटी, मेडिकेयर, ये सारे सेक्टर्स हमारे दिमाग में आ रहे होंगे ना। और फार्मा सेक्टर्स भी आ रहे होंगे, ग्लेक्सो स्मिथ, एबॉट, फाइजर, सिटी फार्मा, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। हेल्थ केयर, ये पूरा हेल्थ केयर ही है ना। अच्छा, बिग डाटा एनालिटिक्स इन हेल्थ केयर इनेबल अर्ली डिजीज डिटेक्शन। क्या ये हेल्प करता है हमें? अगर हमारे पास कराची के लोगों का डाटा होगा तो वुड वी बी एबल टू डिटेक्ट द अर्ली डिजीज जो कि अभी अकरेंस भी नहीं हुई है, जिसकी जो अभी हुई भी नहीं, कि हमें ये पता चल सकता है डाटा से कि कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। कैसे पता चलेगा? हमारे पास इतना सारा डाटा होगा, हमारे पास उस डाटा के अंदर ट्रेंड ढूंढेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे और हमें पता चल सकता है कि आने वाला बच्चे की पैदाइश जब होगी, जब बर्थ उसकी होगी, तो कौन कौन से डिजीज़ इन्वायरमेंट से उस पर्टिकुलर बच्चे को लग सकता है। तभी तो हम वैक्सीन लगाते हैं ना। वैक्सीन जो हम लगाते हैं, ये जो पोलियो को जो कतरे पिलाते हैं, ये प्रिवेंटिव डिजीजेज होती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है ना, ताकि बीमारी हो ना। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जैसे हर आने वाले बच्चे जिसकी बर्थ होती है, आपने अक्सर उसको देखा होगा कि उसको निमोनिया हो जाता है, और उसको हम, जिसको नहीं होता उसको भी, जिसको हो जाता है उसको तो लाजमी हम क्या करते हैं, उसको वैक्सीन दे रहे होते हैं, इंजेक्शन्स लगाकर उसके अंदर वैक्सीनेट कर रहे होते हैं उसको। और फिर हर 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, बीमारी हो या ना हो, उसकी वैक्सीनेशंस चल रही होती हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमने अभी इसको अर्ली वैक्सीनेटेड नहीं किया तो उसको बीमारी लग सकती है। लगी नहीं है, लग सकती है। अब तो कैंसर की भी लगती है, पता है आपको। 15 साल या 20 साल में हर बच्चे को कैंसर की वैक्सीनेशन भी लगेगी, ताकि उसको अल्लाह ना करे आगे जाके इस तरीके की पेनफुल बीमारी से गुजरना ना पड़े। हालांकि उसको हुआ तो नहीं है, अच्छा खाटा खेल रहा है बच्चा, लेकिन फिर भी उसको लगेगी। तो ये सारी काम रिसर्च होती है। उसके बाद उस रिसर्च की बेसिस के ऊपर डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है। डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी मेडिसिन बनती है, और मेडिसिन बनने के बाद फिर दी जाती है। क्लियर? इम्प्रूव्ड पेशेंट केयर, अर्ली डिजीज डिटेक्शन, इम्प्रूव्ड पेशेंट केयर एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। हर बंदे के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान भी बनाया जा सकता है बिग डाटा की मदद से। By analyzing large sets of medical data, healthcare provider can identify patterns and trends that may lead to better patient outcomes. हाँ क्या ना? बिग डाटा से बेटर आउटकम आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं सर। यार बेटर आउटकम से एक चीज़ दिमाग में आई, एग्जाम्पल देखते हैं। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन यूजेस बिग डाटा टू प्रेडिक्ट एंड ट्रैक डिजीज आउटब्रेक्स। समझ आती है? ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, health agencies analyze data from various sources such as mobile tracking, social media and health record to understand the spread of the virus and deploy resources accordingly. क्या मोबाइल डाटा से, सोशल मीडिया से हमें डाटा मिल सकता है ट्रैक का कि कहाँ कहाँ फैल रहा है? हमें पता चल सकता है ना। तो उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उस डिजीज़ को, उस वबा को रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ क्या ना? क्या ये बात आप लोग समझते हैं ना कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन। पॉपुलेशन और पॉल्यूशन का लिंक पता है? जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आलूदगी क्रिएट होगी। छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। पॉपुलेशन होगी, गाड़ियों की तादाद बढ़ जाएगी, गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी, वही पॉल्यूशन क्रिएट कर देंगी। या फैक्ट्रीज़ की तादाद बढ़ जाएगी तो चिमनी के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है वो हवा को ख़राब करता है। और जितनी ज़्यादा आलूदगी होगी उतने ही ज़्यादा उसी पॉपुलेशन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। साइकिल है ना? हाँ क्या ना?
तो याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूशन और उतनी ही ज़्यादा डिजीज़। जब डिजीज़ आएंगी तो उतनी ही ज़्यादा मेडिसिन, उतने ही ज़्यादा एडवेंट, और आप देख रहे होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी हॉस्पिटल्स और मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स आ रही होंगी, क्योंकि उस बंदे को ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ये सारा आपको बिग डाटा हेल्प करता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए। क्लियर हो गई बच्चा बात? आगे बढ़ते हैं। रिटेल एंड ई कॉमर्स। रिटेलर्स लेवरेज बिग डाटा टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, ऑप्टिमाइज प्राइसिंग and manage inventory. By analyzing sales data, customer feedback and clickstream data, companies can make informed decision to improve customer experience and increase sales. क्या बोलना चाह रहा है सर? ये क्या बोला इसने? कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके सेल्स और मार्केटिंग, कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके, बिग डाटा से अंडरस्टैंड होगा ना कौन सा बंदा क्या, कब, क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ये बिग डाटा से ही पता चलेगा ना कस्टमर का बिहेवियर, और उसी से हमें हेल्प मिलेगी टू पर्सनलाइज आवर मार्केटिंग प्लान। पढ़ते हैं इसको। अ लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजेस बिग डाटा एनालिटिक्स टू ट्रैक यूजर्स ब्राउजिंग एंड परचेज हिस्ट्री, allowing the platform to recommend personalized product to users. This approach has increased customer satisfaction and conversion rates. बेटा समझ आ रही है या गुजराती लग रही है? समझ आ रही है ना? अच्छा। फाइनेंशियल सर्विसेज। इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री बिग डाटा इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, असेस क्रेडिट रिस्क एंड एनहांस कस्टमर सर्विस। क्या बोलता है सर? हाउ द बिग डाटा इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज? फास्ट क्रेडिट स्कोर देकर और मतलब रीपेमेंट की कस्टमर की रीपेमेंट को। वेरी गुड। एक और चीज़ आपको पता है, आपके मुल्क में एक इदारा है जिसको हम कहते हैं FBR। क्या करता है ये काम? टैक्स कलेक्शन करता है ना। इसका काम खाली टैक्स कलेक्शन का नहीं है, इसका काम ये भी है कि कोई बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा उसके साथ, यानी कि जिसको टैक्स देना चाहिए था और वो नहीं दे रहा। खाली टैक्स कलेक्शन नहीं है कि आपने बोला मुझसे 100 रुपये ले लो, उसने 100 रुपये ले लिया, खाली टैक्स कलेक्शन नहीं है। वो ये भी जज करता है कि क्या तुम्हें 100 देने थे या नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे 100 दे रहे हो, देने थे 500, है कि नहीं? तो आपको तो 500 देने थे, तो आपने 100 क्यों दिए? तो वो 400 की पेनल्टी मारेगा ना, 400 भी लेगा और पेनल्टी भी मारेगा। उस FBR के पास एक सिस्टम है जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है बाय एनालाइजिंग द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैसे करता है? मान लीजिए इस बंदे ने शो किया हुआ कि सर मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है 50,000 रुपये, साल के 6 लाख रुपए हो गए। अब इस तरह के कोई 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोग हैं जिन्होंने यही शो किया हुआ है, ठीक है। अब जब ये शो किया हुआ है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये ट्रांजैक्शन भी शो हो रही होगी। अब FBR का सिस्टम क्या करता है कि उस सिस्टम वो जब उस सिस्टम को रन करता है तो इतने तमाम लाखों लोगों की प्रोफाइल, बैंक स्टेटमेंट और हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, अब आ रही है आवाज़? अच्छा, तो मैं कह रहा था आपसे कि अगर ये ऊपर नीचे मतलब हज़ारों में अगर इसकी सैलरी है और थोड़े लाखों में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तब तो समझ आती है, लेकिन करोड़ों में अगर ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाए तो आउटलायर हो गया ना। अब ऐसे बंदे को क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक नोटिस चला जाएगा कि सर आपके पास जो ये 5 करोड़ का अमाउंट आया, आप इसको जस्टिफाई करें कि आपकी सैलरी से ये वाला अमाउंट मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको जस्टिफाई करें। तो ये जस्टिफाई कर सकता है, भाई मेरे अब्बा का एक प्लॉट था और हमने उसको बेचा और मेरे ही नाम, मतलब अब्बा ने मुझे ही देना है, तो विरसे का पैसा आया, ये जस्टिफाई कर देगा, वो चुप हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर चलना। लेकिन अगर ये जस्टिफाई नहीं कर सकेगा तो इनको बुला लिया जाएगा खटेरे में। क्या ये बताइए? अब आप सोचो, ये सारा इसको जो खटेरे में बुलाया गया, इसके पीछे हेल्प किसने करी? उस सॉफ्टवेयर ने। और उस सॉफ्टवेयर का कमाल ये था कि वो बिग डाटा को एनालाइज करेगा, जो कि वॉल्यूम में भी आ रहा होगा, वेराइटी में भी होगा, और वेरासिटी भी होनी चाहिए और वेलोसिटी भी होगी। अब उसमें से हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। मेरे लिए वैल्यू क्या थी? FBR के लिए वैल्यू क्या थी? टू आइडेंटिफाई दोज अकाउंट्स जिनके अंदर एनॉमली है, वो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर दे।
प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हेल्प्स बैंक, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये डायग्नोस्टिक नहीं है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई पोटेंशियल फ्रॉड पैटर्न, हुआ नहीं है, हो सकता है, ये सारा काम बिग डाटा की हेल्प से आप लोग कर रहे होंगे, एंड इंप्रूव द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब देखें एग्जाम्पल देखते हैं, अ ग्लोबल बैंक यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन ऑन बिग डाटा टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम, बिग डाटा टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम। यार ये एक बच्चा है, उसका क्रेडिट कार्ड कराची में इशू हुआ है और आज तक उसने कराची के अलावा कहीं और ट्रांजैक्शन नहीं करी, अचानक से उसका क्रेडिट कार्ड इज बीइंग स्वाइप्ड इन दुबई, तो द बैंक विल इमीडिएटली ब्लॉक दैट पर्टिकुलर कार्ड विच इज नाउ बीइंग रिपोर्टेड टू बी स्वाइप्ड इन दुबई। वो कैसे पॉसिबल है यार? तो उसको ब्लॉक करेगा और ओरिजिनल बंदे को फ़ोन कॉल जाएगी कि क्या आप ही जेन्युइन बंदे हैं या नहीं है। अगर ये चीज़ ना होती और बिग डाटा जो सॉफ्टवेयर होगा वो रियल टाइम पे एनालाइज करके उस पर्टिकुलर बंदे को फ़ोन नहीं करता तो फ्रॉड हो चुका होता। तो फ्रॉड हो रहा है उसको भी, और पोटेंशियल फ्रॉड होने को भी वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रोकेगा कि जिसके अंदर क्या होगा, बिग डाटा होगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? बाय एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन डाटा द बैंक कैन फ्लैग एनॉमलीज, ये इतना ज़बरदस्त वर्ड है फ्लैग, अंडरलाइन करें, फ्लैग एनॉमलीज that might indicate fraud, reducing the time to respond to threats and minimizing financial losses। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? बेटा थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम लोग बिल्कुल फारिग हो चुके हो या बिल्कुल सो रहे हो? सर फारिग भी हो चुके हैं, समझ में भी आ रही है और सो भी रहे हैं। हमारा सर हाइब्रिड मॉडल चलता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? हाँ यस सर। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, जरा पढ़े और बताएं कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इस्तेमाल हो रही है, जरा पढ़ें। हाँ क्या बोलते हैं सर ये? हाउ द बिग डाटा हेल्प्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल सप्लाई चेन टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। बिग डाटा कैसे हेल्प करेगा? एक मिनट जी, बिग डाटा कहाँ से आया इसमें? डाटा जब आ रहा होगा उसके पास, जैसे मशीन कितना चल रही है, कब चल रही है, कितने घंटे के लिए चल रही है, कितने बैचेस निकाल रही है, तो ये डाटा ही ना है ना। और डाटा को इस्तेमाल करके ये बता रहा होगा कि सर अब आपके नंबर ऑफ आवर्स पूरे हो चुके हैं, तो इससे पहले कि मशीन ब्रेकडाउन कर जाए आप इसकी मेंटेनेंस कर लें। आप मशीन ये भी बता देगी कि सरकार मैं इतने प्रोडक्शन और इतने रन निकाल चुका हूँ, तो आई विल बी नीडिंग मोर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो आपके बैकअप वेयर हाउस के अंदर हो सकता है कि इतनी प्रोडक्ट्स ना हो तो सप्लायर को ऑर्डर कर दें, है कि नहीं है? तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बता देगी ना। मशीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस होने से पहले बता दें कि मेंटेनेंस हो सकती है। जैसे गाड़ी में नहीं, ऑयल जब कम हो रहा होता तो अलर्ट आ जाता है ना कि ऑयल चेंज करें, हालांकि ऑयल ख़त्म नहीं हुआ लेकिन आपको पहले से अलर्ट दे रहा है ताकि आपके पास एक मार्जिन हो कि अगर हम ऑयल चेंज नहीं करेंगे तो गाड़ी रुक सकती है या इंजन की क्वालिटी ख़राब होगी। सो मैन्युफैक्चरर यूजेस बिग डाटा टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस, ये अंडरलाइन करना है आप। इनहेंस प्रोडक्ट क्वालिटी, हाउ टू इनहेंस द quality of the product and improve supply chain efficiency. By analyzing sensor data from machine, companies can predict maintenance needs, reducing downtime and preventing costly breakdowns. Companies can predict maintenance needs, reducing downtime and preventing costly, समझ आ रही बेटा कि नहीं आ रही? अच्छा, a car manufacturer collects data from sensors embedded, wow word है, लिख लें, embedded in its production line machine. Using predictive analytics, the company can detect signs of wear and tear. Underline करें, wear and tear. Wear and tear मतलब depreciation, wear and tear, and schedule maintenance before machinery fails, reducing costly production delays. है कि नहीं? Before machinery fails, reducing costly production delays. Clear? बेटा यहाँ तक कोई मसला एप्लीकेशन के अंदर? अब आ जाएं सर चैलेंजेस के अंदर। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, वर्किंग विद द बिग डाटा प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंज। क्या है? डाटा की क्वालिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर मैं यहाँ लिखता लिमिटेशंस ऑफ बिग डाटा और मैं यहाँ लिखूँ चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा, दोनों में फ़र्क है ना? ये दोनों में फ़र्क नहीं है, और लिमिटेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे अचीव करने में। लिमिट होती है, उससे आगे वो नहीं करता, चैलेंजेस को किया जा सकता है। वेरी गुड। देखिए ये फर्स्ट ईयर इंटर्न नहीं है,
जहाँ पे सवाल लिमिटेशन का आ जाए, डिसएडवांटेज का आ जाए, उसका आ जाए, चैलेंजेस का आ जाए, हमने आंसर एक ही लिखना है। चैलेंजेस अलग चीज़ होती है, लिमिटेशन अलग चीज़ होती है। चैलेंजेस का मतलब इट्स स्टिल डूएबल बट विद डिफिकल्टी। लिमिटेशन का मतलब यू कांट डू एनीथिंग, दैट्स अ लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, वो उसकी लिमिटेशन है। चैलेंज ये है कि 8 घंटे तो पढ़ ले। समझ हरी बात की यार, ये चैलेंज है। ये चैलेंज डूएबल है, ओवरकम किया जा सकता है। आप पढ़ाई कर सकते हो, 8-9 घंटे ही पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे पढ़ना ये लिमिटेशन है। समझ रही बात? ये कोई बच्चा ऐसा है जिंदगी में तो 24 घंटे भी पढ़ सकता हूँ 3 दिन मिलाकर, तो वो पॉसिबल है। एक दिन की 24 घंटे में नहीं पढ़ाया जा सकता। क्लियर हो गया? ये लिमिटेशन है। तो जब मुझसे मेरे पास कोई बच्चा आता है ना कि सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं सवाल से सवाल करता हूँ कि ये लिमिटेशन है कि चैलेंज है। अगर लिमिटेशन है कि आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसको चैलेंज समझ रहे हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि क्या क्या करें कि अपने नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज़ कर दें। क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर से जब हम आ रहे होते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे बस जो कॉलेज में पढ़ लिया, उसके बाद तो फिर दोस्तों में लगे जाते हैं, पढ़ना ही नहीं है। अब अचानक से सीए में आने के बाद सीए की रिक्वायरमेंट ये है कि पढ़ाई क्लास में होने के बाद भी पढ़ना है, तो वो लोग उसको लिमिटेशन समझ रहे होते हैं, लेकिन वो लिमिटेशन नहीं होती, वो चैलेंज होता है और चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है। क्लियर? तो सर ये जो डाटा की जो क्वालिटी है ना, ये चैलेंज है, लिमिटेशन नहीं है। यानी कि विथ एफर्ट्स यू कैन इंप्रूव द डाटा विच इज इन फ्लो, विच इज इनफ्लोइंग और विच इज एन इनफ्लो फॉर योर सिस्टम एज एन इनपुट। इसको आप डाटा की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये लिमिटेशन नहीं है, ये चैलेंज है। आइए, गिवन द वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी, इंश्योरिंग द डाटा क्वालिटी। अच्छा, डाटा क्वालिटी कौन से वी को बता रहा है? वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है कि ट्रूथफुलनेस ऑफ द डाटा, हायर द वेरासिटी हायर द क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी होगी ना, अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छा आउटकम निकलेगा। इज अ मेजर चैलेंज। इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट डाटा कैन लीड टू फ्लॉड इनसाइट। ये फ्लॉड का एक और वर्ड बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में, स्क्यूड। याद है? स्क्यूड द इनसाइट्स, स्क्यूड द आउटकम, स्क्यूड कर देगा, फ्लॉ कर देगा। एंड पुअर डिसीजन मेकिंग, जब ये होगा तो पुअर डिसीजन मेकिंग होगा। बेटा समझ आ रही है बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए इसका सोल्यूशन। अगर ये चैलेंज है तो ही तो सोल्यूशन है, अगर लिमिटेशन होती तो इसका सोल्यूशन नहीं होता। लिमिटेशन का अगर सोल्यूशन होता तो लिमिटेशन ही ना हुई। समझ आ रही बात? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंप्लीमेंट रिगरस, अंडरलाइन कर लें, रिगरस मतलब सख्त चेकिंग, स्ट्रिक्ट, डिटेल नहीं, सख्त, मतलब जीरो एरर आर्किटेक्चर होगा ये। रोबस्ट, रोबस्ट और रेगरस सेम वर्ड है, ROBUST, रोबस्ट या RIGOROUS, रेगरस। रेगरस चेकिंग है, मतलब आर्मी चेकिंग। वैलिडेशन प्रोसेस, यानी कि अगर आप मुझे ईमेल आईडी नहीं दे रहे तो मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा, अगर आप मुझे अपना नाम नहीं दे रहे तो मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकता। इतनी रिगरस चेकिंग है कि ताकि डाटा सही आए, ताकि उसके बाद के सारे प्रोसीजर्स है ना। एंड क्लींजिंग टेक्निक, क्लींजिंग टेक्निक का एक और नाम भी है स्क्रबिंग। याद आया कि नहीं आया? सब वो आपने अभी बताया तो याद आया, वरना तो नहीं याद आता। टू इंश्योर डाटा क्वालिटी, तो जो चैलेंज है हमारे पास कि डाटा की क्वालिटी सही नहीं आ रही, तो भाईजान रिसेप्शन पे ऐसा बंदा बिठाओ और उसका ऐसा सिस्टम दो जो ऑटोमेटिकली जब डाटा आ रहा होगा तो वो क्या करेगा, डाटा की क्वालिटी को किस तरह चेक करेगा कि कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं होंगी, कोई डुप्लीकेट्स नहीं होगा, कोई इनकन्सिस्टेंसीज नहीं होंगी और स्ट्रक्चर्ड वे में आ रहा होगा। तो बंदा और सिस्टम ऐसे होने चाहिए ताकि उसी टाइम पे डाटा कलेक्शन के टाइम पे ही डाटा की क्लीनिंग हो जाए, यानी कि स्टेप नंबर 1 में ही स्टेप नंबर 2 हो जाए। याद है? एक क्लीनिंग थी, एक कलेक्शन थी, एक क्लीनिंग थी, यानी कि एक स्क्रैपिंग थी और एक स्क्रबिंग थी। तो स्क्रैपिंग के टाइम पे ही स्क्रबिंग हो जाए तो वाह वर्ड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये चैलेंज हट जाएगा। बिल्कुल चेहरे से फिर हाँ के ना, हाँ बोलो ना यार। दूसरा चैलेंज हमारे पास स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग है। इतना सारा डाटा स्टोर कहाँ करें? उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 11 का सहारा लेना पड़ेगा, विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको क्लाउड में रखना पड़ेगा क्योंकि ऑन प्रीमाइस तो आप रख ही नहीं सकते इतना सारा डाटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आइए, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। वास्ट मतलब ह्यूज, ह्यूज मतलब
massive, numerous amount of data require specialized infrastructure. Traditional databases are often inadequate for handling big data. जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो वो थी डेटाबेसेस थी वो इनएडिक्वेट थी बेटा, हम इनको आगे कर नहीं सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब आप आगे किया जा सकता है. लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स लाइक हडूप और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस. हडूप एक ऐसा, हडूप हो गया या हमारे पास अपाची था, वो हमारे कोर्स का पार्ट अब नहीं रहा, पहले था. ये हडूप और अपाची एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिग डाटा को डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से सोल्यूशन निकालते हैं. रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जो कि क्या करते हैं, आपके बिग डाटा को लेंगे और आपके हिसाब से कस्टमाइज करके बिजनेस आउटकम निकालेंगे. क्लियर हो गई बात. तो ये कह रहा है कि स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए आपको एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना पड़ सकता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको स्टोरेज के उसके लिए डेटाबेस के लिए भी मॉडर्न डेटाबेस की तरफ जाना पड़ेगा, तब ये जाके स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का जो चैलेंज है वो ओवरकम होगा. देखिए हम सॉल्यूशन में भी देखें, उससे बोला ना क्लाउड स्टोरेज आ गया ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज सेम. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सच एज अपाची हडूप आ गया ये, या स्पार्क, ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं. स्पार्क और अपाची हडूप एक इतने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि अब तमाम डाटा को आराम से अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, जितना भी बड़ा डाटा हो, यानी कि जितना भी डाटा पेटाबाइट्स में हो, कोई टेंशन नहीं है. आर डिज़ाइन टू हैंडल बिग डाटा वर्कलोड्स एफिशिएंटली. बेटा समझ में आती है बात कि नहीं आती. अच्छा, उसके बाद डाटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी. डाटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी के जितना बड़ा डाटा होगा उतना प्राइवेसी के मसले आएंगे, उतना ही सिक्योरिटी के मसले आएंगे. हाँ बिल्कुल आएंगे. डाटा लीक भी होगा, डाटा जो है वो चोरी भी होगा, डाटा का गलत इस्तेमाल भी होगा. तो ये लिमिटेशन है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है. लेकिन चैलेंज को ख़त्म करने के बाद एक हद के बाद वो लिमिटेशन बन जाएगी. मतलब मैं इतना ख़त्म कर सकता हूँ, उसके बाद तो वो लिमिटेशन ही है. इसका मतलब कुछ ना कुछ डाटा फिर भी लीक होगा, कुछ ना कुछ डाटा फिर भी चोरी होगा, कुछ ना कुछ डाटा का गलत इस्तेमाल भी होगा. सब कुछ करने के बाद यूज़र एंड से सिक्योरिटी और कंपनी एंड से सिक्योरिटी लगाने के बाद भी जब मैक्सिमम आपने कंट्रोल्स अप्लाई कर लिए और रेगुलर प्रोसीजर्स अप्लाई कर दिए, तो वो चैलेंज ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ आप पूरी नहीं कर पाओगे वो लिमिटेशन का पार्ट बन जाएगी. क्लियर हो गई बात. आगे आए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, बाहर निकले तो एक्सीडेंट होगा, उसके लिए आप बेहतरीन प्रोसीजर्स क्या कर सकते हो, आराम से गाड़ी चलाओगे, इंडिकेटर्स का ख्याल रखोगे, सेफ्टी बेल्ट्स पहनोगे, है ना. उसके बाद आप तमाम साइन सिग्नल्स ये वो तमाम कानून को आप फॉलो करोगे. कराची के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ों को भी फॉलो करोगे. जहाँ गाड़ी में एल लिखा हुआ होगा उससे आप दूर हटोगे, उसका मतलब है आप बचो. वो नहीं बचेगा, वो तो सीख रहा है ना भाई, वो तो राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट पे जाएगा. आपने बचना है. तो जहाँ एल हो, जहाँ बाइक हो, जहाँ बस हो, जहाँ रिक्शे हो, इन सबसे दूर रहना है. तो वो चलाएगा, लेकिन बहरहाल इस सबसे आपको दूर रहना पड़ेगा. तो आप जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, क्या उसके बाद गारंटी कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? भाई आप किसी को नहीं मारोगे, लेकिन आपको तो कोई मार सकता है ना, हाँ कि ना. तो कुछ चीज़ें अप्लाई करने के बाद, कुछ चैलेंज होने के बाद आप मैक्सिमम तरीके से सेफ हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी चांसेस तो फिर भी एक्सीडेंट के हैं कि आपने नहीं मारा, आपको किसी, अच्छा आपको भी किसी ने नहीं मारा, मारा किसी और को, वो गाड़ी आप पे आके लग गई, खत्म हो गई बात. अब आप क्या करें? कुछ नहीं करेंगे ना सर. समझ आ रही बात की नहीं आ रही? और अक्सर लोगों का अजीब सवाल भी हो रहा होता है ना, गाड़ी ऐसी जगह से डेंट है, सवाल आपसे होगा कहाँ मारी? अबे अगर जहाँ पे डेंट है वहाँ मैंने नहीं मारी, किसी ने मुझे मारी. समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा कि सब कुछ करने के बाद भी एक्सीडेंट के चांसेस तो अपनी जगह पे फिर भी रहेंगे. तो वो लिमिटेशंस हैं. तो क्या करें? क्या लिमिटेशन को देखकर बाहर निकलना छोड़ देंगे आप? नहीं सर, क्योंकि उसके जो एडवांटेज हैं वो बहुत ज़्यादा है. आई कांट रीच माई डेस्टिनेशन जल्दी, मैं जल्दी नहीं पहुंच सकूंगा, और अगर जल्दी पहुंच भी गया तो कंफर्टेबल नहीं पहुंच सकूंगा. कंफर्टेबल पहुंच भी गया तो मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महरूम रहूंगा, यानी कि गाड़ी से. तो मुझे ये जो बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, ये इतने बेनिफिट्स हैं कि उस लिमिटेशन के कंपैरिजन में ये बेनिफिट्स कहीं ज़्यादा है. अब समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? आई, विद द ग्रोइंग यूज ऑफ बिग डाटा, इंश्योरिंग द प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल. बिल्कुल क्रिटिकल है. Organization must comply with the strict data regulations while also safeguarding against
साइबर थ्रेट्स, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, साइबर थ्रेट, डिजिटल थ्रेट्स। अब वो थ्रेट नहीं रहा, वो ज़माना नहीं है जब हम थ्रेट करते थे। क्या करते थे कि हम जो है वो फिजिकल थ्रेट्स करते थे कि मैं मारूंगा आपको, या मैं आपको गन दिखा के बोलता था कि मैं आपको मार दूंगा। अब वो नहीं है। अब क्या थ्रेट है? आपका डाटा मेरे पास है, ये थ्रेट है। उड़ गया, वो वैसे ही मर जाएगा। आप सोचो कि अगर मैं किसी मुझे मोबाइल छीनने का डर नहीं होगा, हाँ उसका तो होगा, लेकिन उसके बाद एक अलग गम आ जाएगा मेरे पास कि मोबाइल तो आ जाएगा, डाटा कहाँ से लेकर आऊँ, डाटा चला गया। हाँ कि ना? तो अब डर किस चीज़ का है कि यार मेरे पास इसका डाटा है। चैप्टर नंबर 14 से लेकर 17 तक बड़ी टिका के चीज़ें पढ़ेंगे कि उस्ताद इसका डाटा उसके पास है। अब वो उस डाटा से उसको थ्रेट करेगा कि मैं आपके इस डाटा से वो कर सकता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब क्या किया जाए? अब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होगी, अब स्पूफिंग स्टार्ट होगी, अब पैसे मांगे जाएंगे, अब रैंसम मांगा जाएगा। इसको हम कहते हैं रैंसम वेयर, ये आपका पार्ट है बाकायदा। रैंसम वेयर यानी कि ऐसा वायरस आपके पास इन्फिल्ट्रेट कर देना जो कि आपको मैं ये कहूँ कि मैं ये फाइल लॉक कर दी है या कुछ चीज़ें आपकी मेरे पास हैं, मैं आपको उसी वक्त दूंगा जब आप मुझे क्या दोगे? पैसा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें, कुछ लिमिटेशंस हमारे पास हर जगह रहेंगी। आइए, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। अब ये जो इंक्रिप्शन टेक्निक है कि अगर डाटा चला भी जाए, लीक भी हो जाए, तो वो सामने वाला बंदा उसका कुछ कर ना सके, क्योंकि डाटा इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का मतलब प्रोटेक्टेड है, वो देख ही नहीं सकेगा। अब ये भी तो है ना कि चला भी गया तो कुछ कर तो नहीं सकेगा। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल क्या चीज़ होगी? ये आर बैक, ए बैक, ये सब बाद में पढ़ेंगे। एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। तो सर याद रखिएगा कि दीज आर द सॉल्यूशंस जो कि हम इस्तेमाल करके उस चैलेंज को ख़त्म करेंगे, लेकिन लिमिटेशन का कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। डाटा की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज बोथ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड कैन बी चैलेंजिंग। ये एक अलग मच्चा है। क्या आपके पास एक स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब बिग डाटा आ रहा होगा ना, तो इंटीग्रेशन करना हमारे लेगेसी सिस्टम के साथ, एक वर्ड है लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम, कोर सिस्टम चल रहा होगा, उसको भी लिख लो, की वर्ड है लेगेसी सिस्टम। जो हमारा लेगेसी सिस्टम होगा, जो हमारा कोर सिस्टम होगा, जो चलता हुआ आ रहा होगा इतने साल से, अब उसके अंदर ये बिग डाटा आए ना आए, क्वेश्चन मार्क है ना। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? डाटा सिलोज एंड कंपैटिबिलिटी इश्यूज। ये सिलोज क्या चीज़ होती है, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड कंपैटिबिलिटी इश्यूज ऑफन प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फुल्ली लेवरेजिंग देयर डाटा एसेट्स। बेटा बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब इसका सोल्यूशन देखें, डाटा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड मिडिलवेयर सोल्यूशन। वाओ, मिडिलवेयर सोल्यूशन का मतलब कोई ऐसा मिडिलवेयर का सोल्यूशन जो कि हमें डाटा के इंटीग्रेशन में क्या करे, हेल्प करे। कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेट डाटा, तमाम डाटा को कंसोलिडेट करे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम फॉर एनालिसिस। यूनिफाइड सिस्टम मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जिसमें तमाम डाटा इंटीग्रेट होकर जिससे हम एनालाइज कर रहे होंगे। फारिग हो चुके सर, हम फारिग हो चुके। क्लियर हो गई बेटा बात? अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है स्टिकी नोट्स। सर चैप्टर खत्म हो गया, क्लियर हो गई बात? जी, इंपॉर्टेंस क्या है? गेस्ट पेपर नहीं, आपके 3 चैप्टर हुए, 4 हुए? कौन कौन से हुए? नहीं तो आपके और भी तो चैप्टर्स हुए होंगे ना विथ रिस्पेक्टिव। अभी खाली मेरे साथ ही चल रही है अभी? ओके, तो 1, 3 और 4 आपके पास चैप्टर्स हो गए। अच्छा एक बात बताएं, क्या मैंने आपको मार्किंग करवाई है? नहीं, मैंने सुन तो ले, पूरी बात तो सुनो यार। मैंने आपको जो चीज़ें हमारे नए सिलेबस में से हट गई हैं वो मैंने मार्किंग करवाई है आपको। मैंने आपको तरीके बताया बुक को कैसे रीड करना है। मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं, कुछ चीज़ें लिखवाई हैं क्लास में। मैंने पढ़ाया है आपको, 1 पढ़ा है हमने, 2 पढ़ लिया है, वो भी नहीं पढ़ा। वो हम CA में हैं, वो भी नहीं है। मैं यहाँ क्यों हूँ, ये जो भाई भी नहीं पता आपके। अच्छा कोई बात नहीं सर, ये वो डॉक्यूमेंट है कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। आइए सर इसको देख लेते हैं। ये मैं आपके इस पर ड्राइव पर भी अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका ग्रुप बना हुआ है ना मेरे साथ? अच्छा मैं थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो गया, मुझे बताते रहिए, वियर एंड टियर ज़्यादा हो गया है।
आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है ना, उस लिंक के अंदर जाके आपने खोल के देखा है? वो ग्रुप के लिंक में जाके खोल के आपने जाके चेक किया, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड करे। उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट ये है, जब कल जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना। वो कहाँ मिलेगा सर? वो ये पीसी चीज के कोने में मिलेगा बेटा। ये ग्रुप के लिंक के अंदर, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आपने जाके खोलना है तो एक बम फटेगा, एक ड्राइव खुलेगी और ड्राइव के अंदर लिंक्स है। क्लियर हो गई बात? आइए, सबसे पहले आईकैप आपको बोलता है कि स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा चैप्टर नंबर 1 में से जितने भी एग्जांपल्स और यूज केसेस हैं वो फारिग कर दी हैं उसने, जो कि हमने नहीं पढ़ी हैं। एग्जांपल्स और यूज केसेस फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फारिग कर दी हैं। आप कितने लोगों के पास पुरानी बुक है? पुरानी बुक है ना, तुम अपनी बुक मुझे दे दो, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पेज नंबर में से वो चीज़ आप हटा दीजिएगा। और तुम जो है ना वो या तो पीछे चले जाओ उनके पास, ताकि तुम नोट करते रहो। आइए सर, चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास देखिए पेज नंबर 3, क्लास पेज नंबर 3 के अंदर यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर डाटा आ रहा है, वो पूरा हटा देंगे। पेज नंबर 4 में भी यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर डाटा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेल्थ केयर मैन्युफैक्चर, वो भी हटा देंगे, खाली यूज केस स्टडी से पहले पहले तक। पेज नंबर 4 पे केस स्टडी से पहले पहले तक तमाम चीज़ें आप ऐसे रिमूव करेंगे जैसे वो है ही नहीं। अब पेज फाड़ मत दीजिएगा, तो ऐसे करना है जैसे आपको पता चले कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद केस स्टडी नहीं हटानी, केस स्टडी से पहले पहले तक, केस स्टडी नहीं हटानी, केस स्टडी से पहले पहले तक, बिफोर द केस स्टडी। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 5 पर आ जाए, यूजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आ रहा है? एक मिनट, अच्छा एक और काम, सॉरी, पेज नंबर 3 पे आइएगा। पेज नंबर 3 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आ रही है, वो भी हटा दें। एग्जाम्पल एंड यूज केसेस है ना, एग्जाम्पल्स भी हट जाएंगी। हाँ, लेकिन अब इन्होंने रिमूव कर दी है, यहाँ से रिमूव, हमने तो पढ़ भी ली है ना, न्यू बुक में एग्जाम्पल्स है ना, वैसे मुझे याद पड़ा, हमने पढ़ी ही है। अब इन्होंने यहाँ से रिमूव करी हुई है और वहाँ पे डाली हुई है, लेकिन बहरहाल रहने दें, न्यू बुक में तो है ना, रहने दे, छोड़ दो। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर भी एग्जाम्पल्स है ना, तो यूज केसेस हटा दें, यूजेस हटा दें। पेज नंबर 5 पे आपको यूजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मिला, वो सारा हटा दें। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 6 के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है, जेसॉन और XML फाइल, एक कोडिंग वर्ड दी हुई होगी, कुछ हिब्रू लैंग्वेज लिखी हुई होगी, वो भी हटा दें। हटा दी? बस बाकी रहने दें। क्लियर हो गई बात? डन? चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 2 में आप आओगे अगर आखिरी में, बिल्कुल पेज नंबर 32, ड्राइवर्स फॉर द डाटा गवर्नेंस। पेज नंबर 32 आ रहा है नजर, पूरा रिमूव कर देंगे। उसके बाद चैलेंज, पेज नंबर 33 रिमूव्ड, 34 रिमूव्ड, 35 रिमूव्ड, सब हट गया। क्लियर? तुम लोग मार्क क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, खाली देख रहे हैं, हम तफरी कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? 32, 33, 34, 32, 33, 34, 35 उर्दू में क्या कहते हैं? 35 पे रिमूव। क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ? अब आ जाए पेज नंबर 3, इस मतलब चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटा पेज नंबर 42 में एक आपको
हर एनालिसिस के अंदर कुछ की टेक्निक्स गिवन है, हर एनालिसिस में कुछ की टेक्निक्स गिवन है। जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको टेक्निक्स गिवन है, डाटा एग्रीगेशन, डाटा विजुअलाइजेशन और समराइजेशन गिवन है, एलिमिनेट। इसी तरीके से डायग्नोस्टिक में की टेक्निक्स एलिमिनेट, प्रेडिक्टिव में की टेक्निक्स एलिमिनेट, प्रिस्क्रिप्टिव में भी एलिमिनेट। उसके बाद आपके पास पेज नंबर 44 के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ द डाटा एनालिटिक्स आ रही है। उसमें रिटेल और हेल्थ केयर हटा देंगे, फाइनेंस रहने देंगे। हटा दिया। उसके बाद पेज नंबर अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में यही था, हो गया, मार्क कर लिया। अब आए जरा चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 के अंदर पेज नंबर 56 एंड 57 शुड बी एलिमिनेटेड, यानी कि बिग डाटा टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग ट्रेंड हटा दें। ठीक है, फिर आ जाए चैप्टर नंबर 5। सर पेज नंबर 61, डाटा मॉडल्स इन डाटाबेस। एक मिनट। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। पेज नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। नहीं 61 रहने दे, 61, 62, 63, 64, 65 तक, 66 से हटा है, पेज नंबर 66 से हटेगा। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 सब हटेगा। कहाँ से हटा? 66 से हटा, ठीक है, बाकी पीछे रहने दीजिएगा। 66 से हटा, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 पूरा उड़ा देंगे। ये आपके पास पेज रहे, बाकी सब उड़ जाएगा। क्लियर? नई बुक के अंदर देखिएगा, वैसे मेरे ख्याल से होना चाहिए। नई बुक के अंदर ये डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, एसेट मॉडल है ना, ACID है ना, बस सही। क्लियर हो गई बात? 80 तक हटा दें, डन हो गया। पेज नंबर 85 मतलब चैप्टर नंबर 6। पेज नंबर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। बताया ना बेटा अभी, 93 से लेकर 99 तक एलिमिनेटेड। डन? आगे बढ़ू। चैप्टर नंबर 7,
चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप जो चीज़ उड़ाएंगे ना सरकार, वो उड़ाएंगे पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, 108, 109, सही है, 107 से लेकर 109 तक। अच्छा, उसके बाद आप लोग आ जाएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 118 के अंदर कुछ की कंसिडरेशंस गिवन है, पेज नंबर 118, 118, कुछ की कंसिडरेशंस गिवन है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट स्पीड और कम्युनिटी एंड सपोर्ट, ये पूरा उड़ा देंगे। यूं करके ऐसा करके क्रॉस मारे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा पेज नंबर 119 में आपको चार्ट गिवन है। उस चार्ट के अंदर एक लैंग्वेज बिल्कुल आखिरी में आ रही होगी जूलिया, वो फारिग कर दे। उसके ऊपर आ रही होगी स्काला, वो भी फारिग कर दे। उसके ऊपर आ रही होगी हैस्केल, वो भी फारिग कर दे। उसके बाद आ रही होगी आर, वो भी फारिग कर दे, बाकी रहने दे। क्लियर। चैप्टर नंबर 10, यार आप लोग मार्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या नहीं करना चाह रहे हो, हटाना चाह रहे हो कुछ या नहीं हटाना चाह रहे हो? काश जो आपने हटाया वही टेस्टेबल होता, बाकी पूरी बुक फारिग हो चुकी होती तो क्या ही बात होती। पेज नंबर 174, पेज नंबर 174, 175, 176, 177, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 80, 80, 86, 87, 88, 89, खत्म, पूरा पूरा पूरा। डन। क्लियर। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाए बेटा। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 पे आए बेटा। चैप्टर नंबर 11 पे आप अगर आएंगे, अच्छा पेज नंबर 196, पेज नंबर 196। अच्छा, पेज नंबर 196 के अंदर आपको देखिए कुछ फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स होंगे ना, AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजर, इन सब में दो चीज़ें खास गिवन है हर में, की सर्विसेज और यूज केसेस। फारिग, ठीक है, की सर्विसेज और यूज केसेस सब में से हटा दें, AWS में से भी हटा दें, माइक्रोसॉफ्ट अजर में से भी हटा दें, गूगल प्लेटफॉर्म से भी हटा दें, IBM में से भी हटा दें, ऑरेकल में से भी हटाएं और अलीबाबा में से भी हटा दें। क्लियर। अरे क्यों नहीं, अच्छा आपके पास है, भूल जाता हूँ। ठीक है जी, अब आ जाए पेज नंबर, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के अंदर बेटा पेज नंबर 229, 230, 231 खत्म कर देंगे। ठीक है, 229, 230 और 231, 32 में एक कम। क्लियर। 31 तक बेटा, 231 तक। कुछ लोग इस तरह रिमूव कर रहे हैं जैसे कोई दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी।
डन? फारिग हो चुके हैं सर हम, फारिग। चैप्टर नंबर 15। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 में आकर पेज नंबर 279 के अंदर देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ SIM सॉल्यूशंस गिवन है, जो कि जा रहे हैं पेज नंबर 280 तक। बेटा पानी पी लो, पानी पी लो। पेज नंबर 280 तक जा रहे हैं, पूरा फारिग कर दिया, और आखिरी में आके तमाम एनेक्स्टर्स ये लीजिए। आखिरी में आके तमाम एनेक्स्टर्स को भी आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? डन? समझ आया? एक तो ये कि नोट्स बनाने की जो प्रैक्टिस है वो जारी रखें। अच्छा, जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं वो एक दफ़ा कोशिश करें कि मुझसे चेक करवा लें, ताकि मैं बता सकूं कि नोट्स सही हैं कि नहीं है। आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर कीवर्ड्स डाल रहे हैं, कीवर्ड्स भी चेक करा लीजिएगा, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर जो पिछले बैचेस हैं ना वो भी कीवर्ड्स चेक करवा रहे हैं, तो उन्होंने कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे लिखे, तो मैंने आपकी क्लास के नोट्स देखे नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरी बुक है ना उसको मैं आपको बता दूं कि इस पर से पढ़ाई करने का जो तरीका होगा ना, वो इसको पढ़ना किस तरीके से, और हाउ माई बुक में बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मेरी पूरी बुक के अंदर जो है ना, मैंने थोड़ी सी नेविगेशन और कुछ की टर्म्स डालें, जैसे फॉर एग्जांपल LD, LH, CU, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले ये देखिए, ये LD का मतलब पता है क्या है? अच्छा, हाउ टू यूज़ दिस बुक के अंदर मैंने तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि LD का मतलब क्या है, LH का मतलब क्या है, CU का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, ये मैंने सब दिखा हुआ है। कहीं कहीं आपको खाली LD नज़र आएगा। LD का मतलब यानी इसको आपने रोट लर्न करना है। कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि सर यार ये इसमें से कितना याद करें, कितना याद ना करें। अब व्हाट इज़ डाटा? डाटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स एंड नंबर्स। ये डेफिनेशन आपने रोट लर्न करनी है, इसलिए क्योंकि दिस डेफिनेशन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम बाय ICAP, दिस डेफिनेशन मे बी रिप्रोड्यूस्ड इन योर ओन वर्ड्स इन एन एग्जाम, बट द की वर्ड्स शुड बी रिमेंबर्ड। सॉलिड तरीके से आपको रिमेंबर होने चाहिए, जैसे रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, या आपको फिगर्स के हिसाब से याद होने चाहिए। दूसरा है LHCU। ये क्या बदतमीजी हो गई? हाँ, LHCU का मतलब लर्न हेडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आपने ना हेडिंग्स लर्न करनी है, मतलब नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, ये हेडिंग्स आपने लर्न करनी है। इसके अंदर का मवाद आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, होल्डिंग अ फाइनेंशियल मेजरमेंट्स। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि होल नंबर, काउंटेबल होल नंबर्स। और कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि विद फ्रैक्शन ऑफ विद डेसिमल टाइम, हाइट, रेट, जो हमने पढ़ा था। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर आपने हेडिंग्स लर्न करनी है और इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि द एग्जामिनर मे बी आस्किंग यू, मे बी गिविंग यू द सिनेरियो, और आपसे पूछ सकता है कि इसकी एप्लीकेशन बताओ। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि इसको आपको कॉन्सेप्चुअली भी साउंड करना है कि किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। तो अपने जब आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो इसको भी दिमाग में रखना है कि यार सर ने जब इसको LHCU कहा है तो इसकी हेडिंग्स भी पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी पता होनी चाहिए। एक बच्चा कहता है कि सर मैं ICAP की किताब पढ़ रहा हूँ और डायरेक्ट आपकी बुक पे जो है ना वो मैं आकर वो करूँगा, रिलाई करूँगा, तो वो भी परफेक्टली ओके है। लेकिन आइडियल सिनेरियो ये है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, अपना लिखा हुआ आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात? और जो भी आप नोट्स बनाओ, जो भी कीवर्ड्स बनाओ, उसके फ्लैश कार्ड्स के तौर पे आप, जैसे मैं क्लास में लेट आ रहा हूँ या आपको पूरे दिन में कहीं टाइम मिलता है, तो उसको रट्टा नहीं मारना, इसको खाली गो थ्रू करना है, उसको स्कैनिंग करनी है कि हाँ ये की टर्म्स हैं, ये की टर्म्स हैं, ये की टर्म्स, ये की टर्म्स हैं, इस तरीके से। और वही आंसर आपने अपने आंसर्स में, जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपने रिप्रोड्यूस भी करने हैं अपने आंसर्स को। तो पूरी बुक के अंदर LD, LHCU, देखिए इसके अंदर LHCU लिखा हुआ है। अच्छा, LHCU के बाद आप देखेंगे कि मेरी बुक के अंदर आपको माइक्रो सिनेरियोज मिलेंगे। वो माइक्रो सिनेरियोज आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। जैसे ही LHCU आएगा ना, तो उसके फ़ौरन बाद आपको देखेंगे कि आपको माइक्रो सिनेरियोज मिल रहे होंगे। कम से कम 100 प्लस, बल्कि शायद 150 प्लस माइक्रो सिनेरियोज अवेलेबल। छोटे छोटे सिनेरियोज जो कि ICAP में आएंगे नहीं, बट वो सिनेरियोज आपको हेल्प करेंगे जस्ट टू
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, a company asks customer to describe their shopping experience in words. Identify the type of data. तो क्वालिटेटिव है. अब ये है 1 मार्क का आंसर, लेकिन आप क्या लिखेंगे कि द सिचुएशन गिवन इन द सिनेरियो रेफर्स टू द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. बस ये हमने सवाल किए हैं ना? नहीं किए. ये जब मैं कराऊंगा तब आपको इंशाल्लाह और बताऊंगा कि इसको लिखना किस तरीके से. ये बात क्लियर होती है या नहीं होती? तो रिमेंबर क्लास, रिमेंबर बेटा कि आपने जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के जितने माइक्रो सिनेरियोज जितने कर सकें उतने करेंगे. जितने कुछ हम क्लास में करेंगे, चाची सुनेगी नहीं, कुछ हम क्लास में करेंगे, कुछ आप लोग घर पे करोगे और शायद कुछ कर भी ना पाओ क्योंकि सिनेरियोज इतने हैं. लेकिन जिसको भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तो वो यहाँ पर सिनेरियोज गिवन है. अच्छा, एक माइक्रो सिनेरियोज गिवन है. अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखें LHCU आर का मतलब रिवीजन. अब ये आपको रिवीजन के तौर पे हेल्प करेगा. पूरी बुक के अंदर खाली 4 ही कीवर्ड्स हैं. एक है LHCU, एक है LD और एक है R. कहीं कहीं खाली LH भी लिखा हुआ होगा. उसका मतलब है खाली हेडिंग लर्न करो, इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेने की भी ज़रूरत नहीं है. और ये बेस्ट जो प्रैक्टिस है उसका बता रहा हूँ. अच्छा भाई, माइक्रो सिनेरियोज के बाद अब देखिए आ गया ना LH. ये LH जैसे अब की फैक्टर्स, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर की फैक्टर्स पढ़े थे, कुछ इथिकल कंसिडरेशन पढ़ी थी. अब मुझे ऐसा लगता है मेरी बेस्ट प्रेडिक्शन और एक इंटेलिजेंट गेस है कि ICAM इसके ऊपर सिनेरियो नहीं बनाएगा. ICAM खाली पूछेगा कि लिस्ट द 4 फैक्टर्स, 4 इथिकल फैक्टर्स, या आइडेंटिफाई द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डाटा, या आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा. अब आप लोग रेलिवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, इस तरीके से करके इसकी खाली हेडिंग आएगी. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आ नहीं सकते. लेकिन अगर कभी आ भी जाएगा तो इंशाल्लाह आपने दूसरे चीज़ों से लिंक्ड इतने सिनेरियोज कर लिए होंगे कि आप इसमें भी लिख सकोगे. हमारी बात. लेकिन एक दिमाग को प्रायोरिटाइज देने के लिए कि भाई ये पहले करना है, ये इतना करना है, ये इतना करना है, मैंने ये थोड़ी सी की टर्म्स दिए ताकि आपको पता चले. अच्छा, इसके बाद आर. अच्छा, उसके बाद आएगी सर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो. एक है माइक्रो सिनेरियो, एक है इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो. अभी इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो क्या है? इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के अंदर 2, 4, 5 कॉन्सेप्ट आपस में मिलकर क्वेश्चन बन रहा होगा. एक तो माइक्रो सिनेरियोज होंगे और एक क्या होंगे? इंटीग्रेटेड. अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एग्जांपल देखें, यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट भी है, यहाँ पे एक्सरे भी है, यहाँ पे डॉक्टर के नोट्स भी हैं, यहाँ पे पेशेंट की क्यूरीज भी है, यहाँ बिलिंग रिकॉर्ड भी है. अब बिलिंग रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव डाटा हो गया, पेशेंट का रिकॉर्ड हो सकता है क्वालिटेटिव डाटा हो, एक्सरे क्वालिटेटिव डाटा होगा, हाँ क्या ना, इमेज फॉर्म में. तो याद रखिएगा. अब देखिए इसमें क्या, फॉर ईच ऑफ द 5 डाटा टाइप्स अबव, क्लासिफाइड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और रीजन भी बताएं. अब ये 10 मार्क का हो गया. माइक्रो सिनेरियोज 1 मार्क, 2 मार्क, ये 10 मार्क का हो गया. अब इंटीग्रेटेड पहले माइक्रो सिनेरियोज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटेड करेंगे. अच्छा, इंटीग्रेटेड किसी में जैसे इसमें 4 भी हैं, 5, क्वेश्चन 5 तो आप देखें ऐसा लगता है पूरा चैप्टर है. समझ आ रही बात? तो अब ये 5 इंटीग्रेटेड है, किसी में 1 होगा, किसी में 3 होंगे, तो ये इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड अगर आप लोगों ने कर लिया तो कहानी खत्म. अच्छा, उसके बाद आपको इस पूरी बुक में मेगा सिनेरियो भी मिलेंगे. और मेगा सिनेरियो क्या है? मेगा सिनेरियो का मतलब कि 2-4 चैप्टर मिलकर एक सवाल होगा. ये 2-4 कॉन्सेप्ट मिलकर एक सवाल है. फिर मेगा में क्या होगा? 2-4 चैप्टर मिलकर एक सवाल होगा जो कि आपको तंग करेगा समझने में, करने में. वो इंशाल्लाह बिल्कुल आखिरी में मुराद जून जुलाई में कर रहे होंगे. सब गर्मियों की छुट्टी में हम ये काम कर रहे होंगे, जब लोग पाकिस्तान टूर गए हुए होंगे और हम यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का ब्लॉकचेन के सवाल कर रहे होंगे. समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? हाँ क्या ना? अगर आप कहेंगे तो हम वहाँ जाके भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यही कर रहे होंगे. हाँ क्या ना? तो दिस इज हाउ द बुक हैज़ बिन डिज़ाइन फॉर यू. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी दिमाग में रखनी है. ये देखिए LD, LHCU, LH. अच्छा, कहीं कहीं खाली CU भी होगा. चाचा खाली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कुछ भी याद नहीं करना. LD, LHCU, LD. अल्लाह, ये देखें बताता हूँ. CU समझ आ रही बात? अब ये जो CU है इसका मतलब क्या हुआ कि खाली इस पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अब ये नहीं कि डिस्क्रिप्टिव मतलब डायग्नोस्टिक प्रेडिक्टिव नहीं, इसमें ये नहीं करना आपने फर्स्ट ईयर इंटर की तरह. इसमें आपने खाली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है A लेवल्स की तरह, और एप्लीकेशन सीखना है और आगे बढ़ जाना है. ये देख रहे हैं ये कौन सा चैप्टर है? 3 है मेरे ख्याल है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. चैप्टर नंबर 4 में देखें
माइक्रो सिनेरियोस चेक करें 5, ये देखें आ गया मेगा केस सिनेरियो, ये मेगा आ गया, मेगा मॉल, ये मेगा मॉल क्या है, ये 3-4 चैप्टर मिलाकर कुछ होशियारी कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, इसने बिग डाटा भी पूछा और डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव चैप्टर नंबर 3 भी टच कर दिया, 3 और 4 टच कर दिया ना, तो अब ये मेगा बन गया। हाँ क्या ना सर, कोई मेगा का भी मेगा है नहीं बेटा, कोई मेगा का मेगा नहीं है। समझ आ गई बात, यही है मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? फारिग, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे देख के कि बिल्कुल फारिग हुए मैं, मेरी क्लास में आते ही नींद आना शुरू हो जाती है मुझे 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 क्लियर? तो दिस इज हाउ द बुक हैज़ बीन डिज़ाइन। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरे एंगल पर आते हैं बुक के दूसरे एंगल पर अगर मैं आऊँगा ना, तो ये जितने माइक्रो सिनेरियोज हैं, जितने इंटीग्रेटेड हैं और जितने मेगा हैं, इनके 70-80% के सैम्पल आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और वो कहाँ प्रोविज़न होगी? वो वेबसाइट के अंदर प्रोविज़न हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसकी प्रिंट आउट निकालवाता ना, तो बच्चे मुझे यहाँ से पकड़ लेते, यहाँ से समझते, यहाँ से बिल्कुल, और दबा भी देते इसका कक, जब तक सांस नहीं उखड़ जाता मेरा। इसलिए क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती ना, इसमें भी हाई हो गया है पूरा। समझ आ गई बात? मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है कि सर वी कैंट अफोर्ड दिस, सो कैन यू प्लीज़ इंक्लूड अस इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सो डेट वी कुड हैव द, तो ये पूरा मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है। और नीचे लिखा हुआ आता है सेंड फ्रॉम आईफोन। तो कहने का मतलब है कि, कहने का मेरा मतलब बच्चा लोग ये है कि ये मैंने इस वेबसाइट पे इसलिए डाल दी है ताकि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा भारी बोझ वहाँ पड़ जाए, तो इसलिए मैंने वेबसाइट पे डाल दी। तो ये आपको एक तो वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। दूसरा, तमाम चैप्टर्स के MCQs, क्योंकि MCQs भी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पेपर, तो तमाम चैप्टर्स के MCQs भी आपके पोर्टल पे डल गए हैं, खाली ऑन करना बाकी है। तो जब मैं इसको ऑन कर दूंगा पीछे से, यानी कि ऑपरेट कर दूंगा, ऑपरेशनल कर दूंगा, तो वहाँ से जाके MCQs भी आराम से कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? अब कोई सवाल है रिलेटेड टू बुक एंड रिलेटेड टू एनीथिंग? बोले तो सही कि आंसर जो है वो अपलोड कर दिए गए, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। पीछे से मैंने उसको ऑन नहीं किया कुछ मेंटेनेंस की वजह से, वो हो जाएगा तो आपको बुक भी नज़र आना वो शुरू हो जाएगी। जो आपको है ना कि सर वो मेन ब्रेक डाउन हो रही है ना वेबसाइट का, वो जो साइन अप ID एंड पासवर्ड वगैरह है वो मांग रहा है ना आपसे, वो खुद आप साइन अप वगैरह करोगे जब मैं कहूँगा तब करिएगा। अभी मेंटेनेंस चल रही है, जब मैं कहूँगा तब करिएगा, तो खुद ही आपको ईमेल पर ID पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिलना खुद ही शुरू हो जाएगा। सारा ऑटो है, ठीक है ना? आपको खुद ही ID पासवर्ड खुद मिलना शुरू हो जाएगा। मैं पासवर्ड भूल गया तो वो फॉरगेट ID पासवर्ड का भी, ID भूल गया तो ID पासवर्ड का भी ऑप्शन होगा। आपको ही भूल गया तो तब समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? कुछ ऐसे बच्चों के सवाल कम से कम 30 साल का टाइम तो अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चा बात क्या नहीं हुई? और कोई सवाल बुक से रिलेटेड? डन? चले जी, अब आ जाते हैं जरा अपनी पढ़ाई पर। सर अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर, जी बेटा जी। नोट्स जितने शॉर्ट हो सके ना उतना बनाओ, पैराग्राफिकल फॉर्म में जितने शॉर्ट। पहली बात, तुमने जो बनाया मुझे दिखाना, तभी मैं तुम्हें गलती बता सकता हूँ। दूसरी बात, हर नोट्स के आखिरी में माइंड मैप्स बनाने, माइंड मैप्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बने हुए हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन अपने माइंड मैप्स बनाओ कि किस तरीके से एक ब्रांचेस और फ्लो चार्ट के जरिए माइंड मैपिंग करो, ताकि आपको माइंड मैपिंग हो। देखो एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग अक्लमंद हुए ना, जो कि आप लोग हैं, तो आप लोग पता है क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 वुड बी योर बुक, जो हम पढ़ रहे हैं। मैंने शायद पहले ही बताया था, शायद रिजल्ट आ गया। स्टेप नंबर 1 वुड बी टू रीड द बुक विथ मी और विदाउट मी। कुछ चीज़ अगर मैं छुड़वा दूंगा, असाइनमेंट में दूंगा, तो आप खुद पढ़ोगे ना। स्टेप नंबर 2 वुड बी अगेन टू रीड द बुक, जैसे वो आप खुद पढ़ोगे। समझ आ गई बात? 2 दफ़ा बुक रीड हो गई आई कैप की। उसी साथ साथ पैरेलल में you would be making your own notes and taking the help from my notes. 2 दफा बुक हो गई, with me and without me। दूसरी दफा आप क्या करोगे? नोट्स बनाओगे। नोट्स बना मतलब बुक को रीड करते करते नोट्स बन जाएंगे। साथ साथ जब मैं आपको बोलूंगा तो माइक्रो सिनेरियोज भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे हम आने वाले कुछ 1-2 दिन में ही। माइक्रो सिनेरियो सॉल्व करना शुरू कर देंगे। माइक्रो सिनेरियोज जैसे ही आपके सॉल्व होते रहेंगे, तो मैं साथ साथ बोलूँगा तो आप MCQs पोर्टल पर जाके सॉल्व करना शुरू कर दोगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप माइंड मैप्स बनाओगे,
हर चैप्टर के आखिर में जो कि B1 B2 वाले बना भी चुके हैं, तो वो आप बनाओगे। साथ साथ या असाइनमेंट में या थोड़े टाइम के बाद हम इंटीग्रेटेड करना शुरू करेंगे, मेगा छोड़ देंगे, इंटीग्रेटेड करना शुरू कर देंगे हम। अब एक बच्चा जिसने बुक पढ़ ली मेरे और मेरे अलावा, नोट्स भी बना लिए, मेरी किताब से भी हेल्प लेके बना लिए, माइंड मैप्स भी बना लिए, MCQs भी सॉल्व कर लिए, माइक्रो भी कर लिए, इंटीग्रेटेड भी कर लिए। अब मुझे बताएं उस बच्चे की चैप्टर नंबर 1 की ही तैयारी कैसी होगी, तबाही होगी कि नहीं होगी। अब उस बच्चे को चैप्टर नंबर 1 दोबारा रिवाइज करना है, तो अब वो बुक रीड नहीं करेगा। आई कैप की बुक साइड पे हो गई, वो उसका जूस निकाल चुका है। समझ हमारी बात। टेक्निकली वो अपने नोट्स भी नहीं देखेगा, टेक्निकली वो मेरे नोट्स भी नहीं देखने चाहिए। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो रिवाइज कैसे करेगा, वो माइंड मैप से रिवाइज करेगा, या वो माइंड मैप से भी एक बच्चा रिवाइज, बल्कि वो भी नहीं करेगा, एक हद तक करेगा, उसके बाद वो भी फारिग कर देगा क्योंकि रट चुका होगा ना। अब वो क्या करेगा, अब वो माइक्रो सिनेरियोज को भी नहीं देखेगा, अब वो इंटीग्रेटेड सिनेरियोज के सॉल्यूशन देख रहा होगा। जब इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन आंसर के क्वेश्चन के खाली सॉल्यूशन वो रीड कर रहा होगा तो पूरा रिवाइज हो रहा होगा एप्लीकेशन वाइज। समझ आ रही बात की नहीं आ रही। फाइनल में जब आप लोग पहुंच जाओगे इंशाल्लाह 20-30 साल बाद, तो वो जब फाइनल में आप जाओगे ना, तो इतनी बड़ी मोटी बुक होती है, इतना सा टाइम होता है। तो आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते थे, हम लोग बुक थोड़ी पढ़ते थे, बुक तो पूरा साल पढ़नी है, प्रैक्टिस पूरा साल करनी है। आखिरी में आके सोल्यूशन देखते थे हम खाली, और सोल्यूशन देख के हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था कि अच्छा यार इसका ये सोल्यूशन था, तो एग्जामिनर में क्या था, अच्छा एग्जाम में ये मांगा गया था, अगर ये स्ट्रक्चर्ड है तो स्ट्रक्चर्ड क्यों मांगा गया, क्योंकि ये पेशेंट्स का रिकॉर्ड है, और अगर ये क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि बिलिंग रिकॉर्ड है, अच्छा ठीक है क्वेश्चन में ये मांगा गया। अब इस तरह रिवाइज, यानी कि सेल से प्रॉफिट की वर्किंग आप अभी कर रहे होगे, लेकिन प्रॉफिट से सेल की वर्किंग आप आखिरी में कर रहे होगे, रिवर्स जा रहे होगे। कुछ लोग सुन ही नहीं रहे, उनको पता पहली दफ़ा में पास ही नहीं होना, तो सुनना क्या, दूसरी दफ़ा में पढ़ेंगे ना। बेटा ये अलार्म बंद कर दें। क्लियर हो गई बात की नहीं, समझ आ रही बात की नहीं हो रही। फारिग हो चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। तो सर आपने आखिरी में सॉल्यूशंस पढ़ना है। अब एग्ज़ाम से 4-6 दिन पहले एक बच्चा मुझे कहता है वो बुक रीड कर रहा हूँ, तो आप क्या कहते हैं। मैं कहा इफ्तार के बाद कहूँगा, जो कहूँगा अभी नहीं कह सकता। तो समझ आ रही बात की नहीं आ रही। तो ये बुक रीड सर अभी से करनी है। तो नोट्स आप मुझे बता दीजिएगा बेटा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ लिया, 5 स्किप करेंगे, 6 स्किप करेंगे, 7 भी करेंगे, 8 भी करेंगे, 9 पे आ जाएंगे। वाह, चैप्टर नंबर 9 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जितने चैप्टर मैंने छुड़वाए वो मेरे चैप्टर है ही नहीं, वो चैप्टर एलोकेटेड है टू दी अनदर टीचर्स। इसका मतलब क्या हो गया सर, हमने आधी बुक पढ़ ली, नहीं चैप्टर छूट गए। तो 1, 3, 4, 2 भी आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, सर उजैरी पढ़ाएंगे। तुमने कहा ना दूसरे सर का स्टार्ट ही नहीं हुआ। चाचा तो तंग कर रहा है मुझे। 1 पढ़ लिया, 2 की बात कर रहा हूँ। 2 तो आपको अभी पढ़ा ही नहीं ना, अभी रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ाएंगे। 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5, 6, 7, 8 सब उनके पास है। अब उसके बाद से जो है ना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसमें आपको मुझे झेलना पड़ेगा। तो 9 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आइए, व्हाट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्या समझते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। वो टेक्नोलॉजीज जो अभी करंटली इन ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी अगर आप लोग सीख लोगे तो 20 साल बाद, मतलब 20 साल तक भी आप लोग अच्छी खासी एक अच्छी पोजीशन में होंगे डेवलपिंग कंट्री में। डेवलप्ड में तो ये इमर्जिंग नहीं है, ये तो इमर्ज्ड हो गई है। हमारे यहाँ पे ये क्या है, इमर्जिंग है। ये पूरा मैं देख रहा हूँ स्टेशनरी का एक्सचेंज हो ही रहा है इतनी देर से, कुछ बातचीत, हेलो हाय एक्सचेंज, कुछ स्टेशनरी का एक्सचेंज, यहाँ पे क्या हाल है, खैरियत, तबीयत ठीक है, फिर 2 मिनट बाद वापस तबीयत ठीक है, कुछ चल ही रहा है इधर ये पूरे एरिया में, बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। तो सर ये ना करें। हाँ, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आईकेएप हमें क्या क्या पढ़ा रहा है, देखें। AI एंड ML ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना। दूसरा IoT, ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। थर्ड इज ब्लॉकचेन, ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। फोर्थ इज 5G, ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, AR एंड VR। उसके बाद क्वांटम एज RPA जी। ये सारी की सारी क्या है सर,
कितने किस्म की टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे? 8 टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अंदर एक मिसिंग है विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग, वो भी लिख लें। CC कार्बन कॉपी, क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? ये 9 किस्म की टेक्नोलॉजी पढ़कर हम क्या बन जाएंगे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जानने वाले बिगिनर लेवल के स्टूडेंट। मुझे तो एक्सपर्ट बनना है। यू नीड टू लर्न कोडिंग देन। इन 9 टेक्नोलॉजी में से मैं आपको सही बता रहा हूं, किसी एक आधी टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप लोगों ने ग्रिप हासिल कर ली, या ये जो टेक्नोलॉजी बना रही होती है उसकी बैकिंग लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप हासिल कर ली, तो आप समझ लें कि आपकी उड़ान खाली आप ही रोक सकोगे, कोई दूसरा नहीं रोक सकता। समझ हमारी बात? स्काई इज द लिमिट, देन स्काई लिमिट होगी अगर इसमें से कोई एक चीज भी सीख ली। समझ हमारी बात? मतलब पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, सामने वाला बंदा पैसे देते देते नहीं थकेगा, आप खाली गिनते गिनते थक जाओगे। समझ आ रही बात? अगर उसकी बैकअप लैंग्वेज आपने सीख ली। आईटी वाले आज की तारीख में दे आर अर्निंग मोर देन एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता है आपको? एंड इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड साथ साथ में आईटी को भी जानते हो, तो आप सोचो कि आप किधर हो? किधर है? इधर नहीं, मतलब इधर हो। स्काई इज द लिमिट। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML। तो क्या लगता है? अच्छा, आज आप खाली सब इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको फ्रेश माइंड के साथ पढ़ेंगे। व्हाट इज AI? अच्छा, एक बात बताएं, ये जो खाली डिस्कशन कर रहा था, मुझे पता चला आप लोगों का दिमाग कहाँ तक है। AI की डेफिनेशन सो फार लोगों ने बहुत अच्छी दे दी है, जितना मैं इन 2 बच्चों ने बहुत अच्छी दी और उन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छी दी थी। अच्छा, एक और बात बताएं, व्हाट डू यू थिंक सो अबाउट द इथिकल यूजेज ऑफ द AI? क्या लगता है ये जो AI और टेक्नोलॉजी आकर जो है वो जी बिल्कुल एल्गोरिथम कह सकते हैं, बिल्कुल एल्गोस भी आते हैं इसमें। ये जो AI आके सबकी जॉबें उड़ा रही है और आपकी भी जॉब उड़ाने की कोशिश कर रही है, ये सही काम है? सही कर रही है? अनएम्प्लॉयमेंट कर रही है? सही काम है? नहीं, सही काम नहीं है। हाँ, आया जी, क्या करना चाहिए? आए लेकिन जॉब तो ना उड़ाए यार, जॉब नहीं उड़ाए, बाकी जॉब रहने दे, बाकी जो करना है करना, साइड पे बैठ कर है। और कुछ सही कर रही है AI आकर, टेक्नोलॉजी आकर सही कर रही है, तो क्या करे? जो जॉब कर रहा हो क्या करना चाहिए उसको? 60 साल के बाद कौन सीखता है यार टेक्नोलॉजी? 60 कुछ लोग होंगे ना जिनको उड़ाया गया होगा, वो 60-65 साल की एज में होंगे। अब उस वक्त रिटायर्ड के अलावा भी उस वक्त दिमाग का एक स्टेज आ चुका होता है ना। अब 60-65 साल की उम्र में बंदा व्हाट्सअप तो इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन पाइथन की कोडिंग तो नहीं सीख सकेगा। क्या करे? अरे पूरा क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं है मेरे को। अपने बच्चों को इनकरेज करें। हाँ ठीक है, अपने बच्चों को इनकरेज। खुद क्या करें? खुद तो फारिग होकर बैठा गया घर पे। कहाँ फारिग भी बैठा हुआ ना, चिक चिक भी कर रहा है। हाँ, क्या करे घर में बैठ? जो घर में फारिग हुआ होता है ना, वैसे भी वो चिक चिक बहुत करता है। सारे पुराने किस्से आपको लेके बैठेगा, बच्चों को बैठा देगा। बेटा इधर आ, मैं 1947 में जब पाकिस्तान में आया तो मेरे पास ये था। अब वो शुरू हो गया। हाँ जी, तो सर क्या करना चाहिए? एथिकल यूसेज। AI सही कर रहा है? हाँ भाई, सही कर रहा है। अभी तो तुमने बोला गलत कर रहा है। नहीं, सही कर रहा है, गलत कर रहा है? सही भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है। तो करना क्या चाहिए उसको? सर जो जैसे हम लोग हैं, हमें उस पर एक्सपर्टीज करनी चाहिए ताकि अप टू डेट करना चाहिए। कोई भी नई चीज़ है तो उसको फौरन सीखें, ताकि हम नई चीज़ आकर सीखें या आने से पहले सीखें? आने से पहले अगर पता ही नहीं चलेगा तो कैसे सीखें? नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रोएक्टिव नेचर होती है ये ना। अगर हमें पता चल जाए तो हमें उसी वक्त से काम करना शुरू करना चाहिए। अच्छा ठीक है, पाइथन को पाकिस्तान में आए हुए कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम। तुम्हें सीखा? नहीं सीखा ना, क्योंकि सर पे नहीं पड़ी। नीड नहीं, नहीं वही तो कह रहा हूँ, नीड नहीं तो नीड बनाओ। नीड बनानी चाहिए ना, वरना नीड तो बन रही है। बनते 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 आपको क्या कर देगी? फारिग कर देगी। देखें, इसका जवाब ये है सर, टेक्नोलॉजी जब भी आती है ना, 4-6 लोगों को उड़ा के रख देती है। 6 लोगों से मुराद 4-6 ग्रुपों को उड़ा के रखेगी, 4-6 मुल्कों को उड़ा के रखेगी, 4-6 स्किल सेट फारिग कर देगी। आपको क्या लगता है ये कैलकुलेटर टेक्नोलॉजी है ना, जब ये आया
तो जो लोग गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम लिखवाते थे कि हमें आप कोई भी सवाल दो, कोई भी चीज़ दो, हम यूँ ठक करके आपको बता देंगे, कैलकुलेटर ने तो फारिग कर दिया उसको। वो टीचर जो कि मैथ्स का टीचर होता था और उसको जाना जाता था कि यार वो इतने ज़बरदस्त किस्म के क्विक मैथ्स, ये सारी क्विक मैथ्स बराबर कर दी ना इसने। अब तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर आ गए हैं आपके पास, तो साइंटिफिक है ना, CFA के अंदर फाइनेंशियल कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है। एक क्लिक के ऊपर NPV कैलकुलेट हो जाती है, एक क्लिक पे IRR कैलकुलेट हो जाता है, ख़त्म वो ज़माने। आज भी हम क्विक मैथ्स करते हैं ना कि बच्चा कितनी स्पीड से क्विक मैथ्स कर लेता है, अब कैलकुलेटर ला के तो सब खत्म कर दिया। वो उस टाइम पर एकेडमिक एरिया पास करने के लिए तो क्विक मैथ्स सीख लेगा, लेकिन जब रियल में आएगा तो उसके क्विक मैथ्स की कोई अहमियत इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि सारा काम तो कैलकुलेटर कर रहा है। आज हम कैलकुलेटर करते हैं ना इस्तेमाल, या नहीं करते? तो हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट तो कर चुके हैं, लेकिन हम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी आई थी उस टाइम पे कुछ लोग फारिग हुए होंगे। इसी तरह एक्सेल ने टेक्नोलॉजी आकर 4-6 लोगों को फारिग कर दिया जो मैनुअल बैलेंस शीट बनाते थे, जो मैनुअल ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फारिग कर दिया। इसी तरह जब आज की तारीख में चैट GPT आ गया, या क्लाउड आ गया, या जेमिनी आ गया, या डीप सीक आ गया, तो क्या लगता है कंटेंट क्रिएटर तो ऐसे फारिग हुए हैं कि हाथ में नहीं आ रहा। डिज़ाइनर फारिग, एनिमेटर्स फारिग, वीडियो एडिटर्स फारिग, डेवलपर्स फारिग, सब फारिग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि चैट GPT खाली काम फास्ट करके नहीं दे रहा, बल्कि एक्यूरेट भी करके दे रहा है, और ह्यूमन नीड को ख़त्म कर रहा है। हालांकि उसको सिखाया किसने? ह्यूमन ने। और फारिग किसको कर रहा है? ह्यूमन को। समझ आ रही बात? तो AI का ये जो इस्तेमाल है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट से बड़ा, जब भी टेक्नोलॉजी आएगी 2 चीज़ें साथ लेकर आएगी। एक, वो पहले दिन से ऑब्सोलीट है। चैट GPT फौरी तौर पे रिप्लेस कर दिया की कोशिश हो रही है, बल्कि किया भी जा रहा है क्लाउड, जेमिनी, डीप सीक से। अकेला नहीं रहेगा ये, पहले दिन से ऑब्सोलीट है। दूसरा, कुछ की किस्मतें ख़राब कर देगा, कुछ की बना देगा। जिसकी बनाएगा उसकी भी ख़राब करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी दूसरी आएगी, ऑब्सोलीट है ना। तो जिसकी बन रहा है, जिनकी किस्मत बन रही है, उनकी भी ख़राब हो जाएगी। समझ आ रही बात? लेकिन नई टेक्नोलॉजी। अब तुम सोचो, जिसने 3G और 4G के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी, सीखा, करा, सब कुछ किया, 5G ने फारिग कर दिया। जिन्होंने 5G पर काम किया वो 2-3 साल तक चलेंगे, 6G आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो टेक्नोलॉजी का गेम सर कुछ ऐसा है कि ऑब्सोलेसेंस डे 1 से होती है, डे 1 से फारिग है। कुछ टेक्नोलॉजी प्रोलॉन्ग चली जाती है, कुछ टेक्नोलॉजी फारिग। ईमेल क्या लगता है टेक्नोलॉजी थी? किसको फारिग किया? लेटर को, खत को। फारिग हो गई ना। ईमेल को फारिग किसने किया? व्हाट्सएप ने। कौन करता है ईमेल? मतलब कॉर्पोरेट में चलती है ईमेल, पर ज़्यादातर तो व्हाट्सएप ना। व्हाट्सएप को फारिग किया टेलीग्राम ने। समझ आ रही बात? टेलीग्राम इज ऑल्सो एन ऐप। पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट शेयर करना व्हाट्सएप पे नहीं आया था, टेलीग्राम पे आया था। शुरू में व्हाट्सएप में आप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते थे। आप लोगों की, इससे भी बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। आप शुरू में व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप क्रिएट कर सकते थे, बट 257, 256 की गुंजाइश होती थी। अब तो अनलिमिटेड हो गया ना। ये टेलीग्राम के अंदर होता था कि आप अनलिमिटेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लें, मतलब कम्युनिटीज़ बना लें। ये टेलीग्राम ने वहाँ से सीख कर अपने अंदर, व्हाट्सएप ने वहाँ से सीख कर अपने अंदर ऑप्ट किया। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, क्या रिमेंबर? व्हाट्सएप ने कुछ लोगों को बनाया, जिनको बनाया उनको भी फारिग कर देगी कि व्हाट्सएप भी ओल्ड होती जाएगी, ऑब्सोलेसेंस पे चली जाएगी अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फेसबुक टेक्नोलॉजी है। फेसबुक ने किसको रिप्लेस किया? नहीं, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को रिप्लेस नहीं किया। फेसबुक ने रिप्लेस किया ऑर्कट को। हमारे ज़माने में जब हम आपकी उम्र के थे ना, हम लोग ऑर्कट इस्तेमाल करते थे, ORKUT। ये पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, ऑर्कट। इसी तरह ID पासवर्ड, इसी तरह वॉल, इसी तरह सब कुछ होता था। अब फेसबुक ने ऑर्कट को एक्वायर किया, और ऐसा पछाड़ा कि वो उठ ही नहीं पाया, एक्वायर कर लिया। तो हम आपके ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे तो हम ऑर्कट इस्तेमाल करते थे, आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हो ना। अब आपकी जब जनरेशन बड़ी होगी तो हो सकता है कि वो फेसबुक भी इस्तेमाल ना करें। आप लोग उनको बता लोगे कि हम फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे। क्लियर? और फेसबुक को अच्छा खासा हिट इंस्टाग्राम ने दिया, पता है आपको? इंस्टाग्राम ने दिया अच्छा खासा हिट, तभी तो एक्वायर हुआ।
स्नैपचैट बिल्कुल डिफरेंट है। स्नैपचैट वो पिक्चर्स पे खेलता है, समझ आ रही बात। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे खेलता है, फेसबुक वॉल पे खेलता है। लिंक्डइन ने अलग मार्केट निकाली, वो कहते हैं मैं एचआर पे खेलूंगा। लिंक्डइन के अंदर कोई प्रोफाइल आपको फेक नहीं मिलेगा, बल्कि लोग सही मानों में जेन्युइन प्रोफाइल देते हैं। ट्विटर बिल्कुल अलग निकला, वो सेलिब्रिटीज़ के लिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए। सर मैं बना सकता हूँ, बना तो सकते हो, लेकिन सेलिब्रिटीज़ के अगर आपको फॉलो करना है कि व्हाट देयर नेक्स्ट मूव, आपको ट्रम्प का अकाउंट मिलेगा, आपको पाकिस्तानी लीडर्स का भी अकाउंट जेन्युइन मिलेगा। फेसबुक पे पाकिस्तानी लीडर का अकाउंट सर्च करेंगे 10 बार आ जाएंगे, सब फेक होंगे। ट्विटर पे नहीं होगा ऐसा, बहुत कम होगा, शादी और नाजर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर हर प्लेटफॉर्म अपनी अपनी नीश क्रिएट कर रहा है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को गिराएगा। यही, और ये एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबको गिराएगी। समझ आ रही बात? आपको नहीं, हमें भी। टीचर को कैसे गिरा सकती है? द तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में इंट्रोड्यूस एआई रोबोटिक टीचर। ना थकेगा, ना हार मानेगा, ना चिढ़ेगा, ना बीमार होगा, ना क्लास में लेट आएगा, ना क्लास जल्दी ऑफ करेगा, नहीं करेगा ना। इंसान के साथ लगा हुआ है ना, लेट भी आएगा, जल्दी भी छोड़ेगा, चिढ़ेगा भी, जवाब भी नहीं देगा, ये इंसान के साथ लगा हुआ है ना। लेकिन अगर रोबोट आ गया, खाली रोबोट का चार्ज करना होगा। आप हमारे यहाँ के लोग टांग मारते मारते चले जाएंगे, बेचारा गिरा पड़ा होगा। तो कहने का मतलब है खाली रोबोट को चार्ज करना है। हाँ, रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होंगे, लेकिन अब तो इमोशनल सेंटिमेंट एनालिसिस भी आ रही है। अब मूड को देखकर रोबोट अपना मूड चेंज करेगा। अगर मैं गुस्से में हूँ क्लास में, सारा गुस्सा मेरा आप पे निकलेगा ना, लेकिन रोबोट के साथ तो ये चीज़ ही नहीं है। वो आपके मूड के हिसाब से अपना मूड एडजस्ट कर लेगा, वो देखेगा आपका मूड कैसा है। अब बेचारा सोता ही रहेगा, क्योंकि आप तो सो ही रहे होते हो, तो वो सोना शुरू कर देगा, वो खुद भी उसको झोंके आ रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर अगर इन्होंने रोबोटिक टीचर लेकर आ गए तो हम फारिग ना, टीचर फारिग हो गया ना। ज़रूरत क्या है टीचर की इतनी पंचायत करने की? रोबोटिक चीज वो आ गए। इसी तरीके से एयरलाइन के अंदर पायलट का काम उड़ाना है, हैंडल करना है और लैंड करवाना है, बाकी सारा तो ऑटो पायलट होता है। टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है ना, पायलट तो आराम से बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, आराम है, चल रहा है, प्लेन उड़ रहा है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ऑटो पायलट में होता है ना सारा काम, ऑटो पायलट। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ, ड्राइवर के बगैर की गाड़ी कराची में आ जाए तो हम लोग नहीं हम तो नहीं बैठेंगे, भूत होगा, नहीं हम नहीं, हम कैसे बैठे? ए बा एक ही नहीं, हम कैसे बैठ सकते हैं? वो है ही नहीं। हम किससे बात करेंगे फिर? सफ़र कैसे निकलेगा? हमको तो चाहिए कोई बात करने के लिए। अब आप बगैर, मतलब देखो ना, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी में पैसेंजर सीट पे तो आप बैठोगे ना, ड्राइविंग सीट चल रही, आपको तो अल्लाह पूरी आयतल कुर्सी पढ़ दोगे आप। नहीं भाई, ये कैसे मुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ए भाई रुको, तुमने ठोक दी। अब किसको शिकायत किससे करेंगे? हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही अजीब है कि नहीं? 4 लोग जमा हो जाएंगे, देखते हैं कोई है नहीं, कैसे चल रही है ना। बाहर के मालिक में ये है नहीं, सीधी सी बात है। तो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ, बगैर ड्राइवर की गाड़ी। अब सोचो, आपको पता है मैक्सिमम एआई जिस चीज़ में इस्तेमाल हुई है ना, वो 2 चीज़ें जिसमें आपको तमाम टेक्नोलॉजी का ये 9 की 9 टेक्नोलॉजी आपको वहाँ मिल जाएंगी, मोर और लेस। पहली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी, दूसरी स्मार्ट सिटी, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, 5G, AR, VR, RPA, ML, मशीन लर्निंग, क्वांटम, ब्लॉकचेन, सब मिल जाएगा आपको वहाँ पर। सो दैट्स हाउ द AI वुड वर्क इन अ वे। इस चैप्टर के अंदर बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें हम पढ़ेंगे, आपकी आंखें भी खुलेंगी, आपको मज़ा भी आएगा और आपको चीज़ें अपने लिए मोटिवेशन भी मिलेंगी कि हमें क्या करना चाहिए। नॉट ओनली कि अगर हम CA नहीं कर सके तो हमें कहाँ जाना चाहिए, बल्कि CA कर गए तो क्या करना चाहिए, साथ साथ क्या करना चाहिए, जो कि असल मकसद ICAP का है। क्लियर हो गई बात? अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम S2। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।